फाइटर जेट्स तो महंगे होते ही हैं, लेकिन अगर एक नए फाइटर जेट को डेवलप करना है वो तो उससे भी कॉस्टली काम होता है। और अब जो नए 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डेवलप किया जा रहा है उनकी डेवलपमेंट में तो और भी ज्यादा पैसा खर्च होता है। अब अगर हम एग्जांपल के तौर पर लॉकहीड मार्टिन के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को ही ले लें तो इसकी रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप और फ्लाइट टेस्ट के दौरान इसके ऊपर 35 से 40 बिलियन डॉलर्स का खर्च आया था। इसको आज की डेट में अमेरिका समेत दुनिया के 17 देशों की एयरफोर्स और नेवी ऑपरेट कर रही है, यानी ये फाइटर जेट 17 देशों की फ्लीट में शामिल है। वो तो चलो अमेरिका और उसके वेस्टर्न लाइज थे, लेकिन भारत जैसे देश के लिए 35 से 40 बिलियन डॉलर्स केवल एक फाइटर जेट की डेवलपमेंट के दौरान खर्च कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। भारत क्या, कई सारे डेवलप्ड देशों के लिए भी इम्पॉसिबल है। इसलिए अब दुनिया भर में देखा जा रहा है कि कई सारे डेवलप्ड देश 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स की डेवलपमेंट में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, ताकि अकेले स्टेल्थ फाइटर जेट को डेवलप करने में जितनी कॉस्ट पड़ती है उसको किसी भी तरह कम किया जा सके। अभी क्या है कि भारत जो अपना 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट एमका की डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रहा है, कॉस्ट कटिंग और टाइम की कमी के कारण उसमें इंजन समेत कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमें अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से परचेज करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनको आज डेवलप करने जाएं पहले तो उसमें टाइम बहुत लगेगा और उसके बाद डेवलपमेंट कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और हो सकता है कि हमारा एमका प्रोजेक्ट और सालों के लिए डिले हो जाए। पहले ही एमका प्रोजेक्ट काफी डिले हो चुका है और इसकी डेडलाइन हमेशा आगे बढ़ती रहती है। अब हुआ क्या है कि जापान की तरफ से भारत के एमका प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा ऑफर आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जापान का कहना है कि वो 5th जनरेशन के एमका फाइटर जेट प्रोजेक्ट में भारत की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी इसकी डेवलपमेंट में भारत के साथ आने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान के भारत में एम्बेसडर सतोशी सुजुकी ने स्टेटमेंट जारी की है कि जापान भारत के हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर अभियान में जुड़ना चाहता है और भारत के साथ मिलकर हथियारों की को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पूरी तरह से इंटरेस्टेड है। जापान के एम्बेसडर ने कहा है कि जापान का F-2 फाइटर एयरक्राफ्ट मिड 2030s यानी साल 2035 के आसपास रिटायर होना है, इसलिए जापान भी अपना एक नया फाइटर जेट डेवलप करने के ऊपर काम कर रहा है। इसलिए वो भारत के स्वदेशी और फ्यूचरिस्टिक 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम में भारत के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ फाइटर जेट बल्कि वो भारत के साथ मिलकर फ्यूचरिस्टिक नेवल वेसल्स, नेवल शिप्स और सबमरीन्स डेवलप करने में भी इंटरेस्टेड है। जापान ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के साथ मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोग्राम को ज्वाइन किया था। इस समय जापान, ब्रिटेन और इटली ये तीनों देश मिलकर 6th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP के ऊपर काम कर रहे हैं। जापान ने तो अलग से एमका को ज्वाइन करने की बात भी बोली है, लेकिन इससे पहले ब्रिटेन ने घोषणा की थी कि अगर भारत इंटरेस्टेड हो तो ब्रिटेन GCAP 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की कुछ टेक्नोलॉजी भारत को भी दे सकता है। वो भारत के साथ इंजन, रडार्स और बाकी सब सिस्टम्स साझा कर सकते हैं। जैसे जैसे भारत और भी स्ट्रांग हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सुधर रही है, वैसे वैसे ये सारे वेस्टर्न देश भारत के साथ अपने डिफेंस टाइज और भी मजबूत कर रहे हैं। खैर, कौन से देश को एमका में जोड़ना है, किसको नहीं, ये तो खैर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस ऑफिशियल्स डिसाइड कर लेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है? अगर आपको जापान और ब्रिटेन में से किसी भी एक देश को एमका में शामिल करने का ऑप्शन मिले तो आप किसको चुनेंगे, ब्रिटेन या फिर जापान को? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।